सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो गाइस, आई एम हिमांशी वर्मा फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप। आज हम अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी की का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र और विविधता की बात की जाएगी कि कैसे हमारा लोकतंत्र है और उसकी विविधता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि कैसे भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। सही बात है कि अगर हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हमें उनकी भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम उनको उनके ऊपर अपने विचार अपना प्रशासन थोप नहीं सकते, वरना विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के कभी कभी लोगों में विविधता भाषा और क्षेत्र से नहीं आती, बल्कि धर्म, शारीरिक बनावट, लिंग, जाति, कबीले, समुदाय किसी भी आधार पर उनमें हो सकती है। देखिए, हो सकती है ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। देखिए, टीम हम देखते हैं कि एक टीम बनाई है हमने, अपने क्रिकेट की एक टीम बनी हुई है जिसमें हमने कुशलता के आधार पर ही लोगों का चयन किया है कि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए कितना अधिक कुशल है। इसका हमने और कोई आधार नहीं लिया, ना ही हमने इसमें लिंग लिया। तो हो सकता है कि उस टीम में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही हो। तो हमें हमें किस तरह उस टीम को हमें किस तरह उस टीम को अनुशासित करना चाहिए जिससे सभी लोगों के जो विचार है उनको सम्मान मिले और किसी के भी साथ गलत ना हो या किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंच पाए हमारे आदेशों से। तो हम इस बात का ध्यान रखें, जब हमारे पास विभिन्नताओं से भरा हुआ एक समुदाय होता है तो हमें उस समुदाय को बड़ी ही सावधानी और समझदारी के साथ उसे अनुशासित करना पड़ता है, यानी उसको गाइडेंस देनी पड़ती है। तभी हम उस समुदाय के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति की किस प्रकार यह लोगों को प्रभावित करती है। देखिए, पहले तो हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी पढ़ लेते हैं। तो जो मैक्सिको ओलंपिक है ये 1968 में मैक्सिको की सिटी में हुआ था। आपको पता तो होगा कि मैक्सिको सिटी कौन से द्वीप पर है। मैक्सिको सिटी हमारे उत्तरी अमेरिका द्वीप पर है। ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो 3 लोगों की है ये वाली, तो इसमें आप देख रहे हैं ये उसके विनरों की तस्वीरें हैं। तो इसमें 3 लोग हैं। पहले हैं हमारे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है, ये अमेरिकी धावक थे। ठीक है, 2 खिलाड़ी देखिए, हम देख रहे हैं ये मुट्ठी बंद खड़े हुए हैं। तो 2 खिलाड़ी कौन से हैं हमारे? पहले हैं हमारे टॉमी स्मिथ और दूसरे हैं कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी थे और इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, यानी गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता था। और इन्होंने जूते भी नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेने दोनों यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका अश्वेत लोग गरीब हैं। मतलब ये अश्वेत थे। ये हम भी जानते हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में अंतर चलता था पहले, अब तो शायद इतना नहीं है ही नहीं अब तो, लेकिन पहले बहुत चलता था। तो इन्होंने इस बात को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, पदक लेने गए और अपने शूज नहीं पहने, मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेने चले गए। वहां सभी लोगों ने नोटिस किया
और इन्होंने वहां ये जताने की कोशिश की कि हम लोग अश्वेत लोग कितने गरीब हैं अमेरिका में। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। देखिए, दो ही व्यक्ति थे हमारे पास, एक थे हमारे स्मिथ, एक थे जॉन कार्लोस। तो स्मिथ ने क्या, अपने गले में काला मफलर पहना था, और जो हमारे कार्लोस थे, इन्होंने काले मनकों की एक माला पहनी थी, जो अश्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो और रंग भेद की प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की भी कोशिश की थी। रजत पदक जीतने वाले, देखिए इसमें रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन। आप ये तीनों नाम याद रखेंगे कि उस टाइम 200 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें गोल्डन तीन लोग विनर थे। पहले थे कौन, हमारे टॉमी स्मिथ, और थे जॉन कार्लोस। इन्होंने टॉमी स्मिथ को गोल्ड मिला था और जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मिला था, जबकि सिल्वर हमारा किसे मिला था, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन को। तो अपनी जर्सी पर नॉर्मन जो थे, जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे, इन्होंने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। देखिए, ऐसा करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यह काफी गलत था, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की इन विभिन्नताओं को सामने नहीं लाना था, लेकिन वो लोग सामाजिक रूप से इसलिए सामने लाना चाहते थे ताकि सभी देश जाने कि कैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव किया जाता है। तो उनके हिसाब से भी ठीक था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ थे, इन्होंने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने पर खेल भावना के विरुद्ध माना और उनसे उनके पदक वापस ले लिए। और चूंकि ऑस्ट्रेलियाई धावक ने उनका सपोर्ट किया था, तो नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे नॉर्मन, उनको सपोर्ट दिया था, इसलिए उन्हें अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें टीम में जगह ही नहीं दी। और लेकिन क्या हुआ कि इस फैसले से क्या हुआ कि इन लोगों ने खेल भावना को जो हानि पहुंचाई थी उसकी तो पूर्ति हो गई, लेकिन दुनिया के सामने अमेरिका द्वारा किया जाने वाला भेदभाव सामने आ गया। और वहीं सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी थी, जहां इन दोनों ने, यानी कि हमारे स्मिथ और कार्लोस, इन दोनों ने पढ़ाई की थी, तो वहां पर इनका अभिनंदन किया गया। और जब 2006 में नॉर्मन की मौत हो जाती है, जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, तो स्मिथ और कार्लोस ने उन्हें कंधा भी दिया था। ठीक है, तो ये तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे विश्व स्तर पर भी कितना बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं समानता और असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे या सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? नहीं, ऐसा भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है। जैसे हम जानते हैं भाषा के आधार पर बेल्जियम में होता था, श्रीलंका में समुदाय के आधार पर होता था। तो श्रीलंका में यह भाषा और क्षेत्र दोनों ही आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विभिन्नताएं होती है। हमारे समाज में भी धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, लिंग के आधार पर, हर तरीके से हर स्तर पर असमानताएं होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह होता है कि कैसे हम उन असमानताओं को स्वीकार करते हुए, विभाजन करते हुए सभी के लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह परिवार में सब एक तरीके से नहीं होते, जैसे हमारी 5 फिंगर्स अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम उनको साथ कर लें तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में व्याप्त असमानताओं को साथ लेकर हम उनमें समानताएं पैदा करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं, और यही विकास का पहला कदम होगा हमारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को, एक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार नहीं होता है, ना ही समाज। क्यों? क्योंकि वो जिस फैमिली में, जिस परिवार में पैदा होता है, वह उसी समाज या उसी धर्म का हो जाता है। अगर मेरा जन्म किसी मुस्लिम परिवार में होगा तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगी, किसी ईसाई सब परिवार में होगा तो मैं ईसाई बन जाऊंगी। ये तो जन्म से आधारित समुदाय होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो खुद से ही किसी समुदाय को चुन लेते हैं, जैसे बौद्ध जी हुए, महावीर जी हुए, तो इन्होंने खुद का एक समुदाय बनाया जो खुद इन्होंने निर्मित किया और खुद उसे चुना। हम अपने पास आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है, उनकी शारीरिक क्षमताएं भी अलग अलग होती है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। हम भी देखते हैं स्कूल में जब बच्चों की लाइन लगती है तो हम हाइट के अकॉर्डिंग सबको लगाते हैं, भले ही फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, लेकिन हम उन्हें हाइट के अकॉर्डिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एक क्रम बिठाना है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई जो व्यक्ति आगे खड़ा होना चाहिए वो पीछे चला गया।
तो वही हम हाइट के आधार पर हम केवल क्या देखते हैं, उनकी लंबाइयां देखते हैं, उस आधार पे उनकी सभी समानताओं को हम दरकिनार करके केवल उनकी लंबाई को आधार बनाकर एक लाइन बना देते हैं। ठीक है। बहरहाल सभी किस्म की सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं है, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय करती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, और हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, और चूंकि मैं एक गर्ल हूँ तो मैं गर्ल्स सेक्शन में पढ़ती हूँ। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, और मैं खेल में भी सपोर्ट करती हूँ, मुझे खो खो खेलना बहुत पसंद है, तो मैं खो खो की एक अच्छी प्लेयर भी हूँ। मुझे नृत्य भी बहुत अच्छा आता है, और मैथ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैं कई आधारों पर विभाजित हो गई कि जहाँ जब मैथ के स्टूडेंट्स की बारी आएगी तो मैं उस आधार पर बांटा जाएगा मुझे। जब पेश नृत्य की बारी आएगी तो मेरा वह भी एक आधार होगा विभाजित करने का। खेल की बारी होगी तो वह भी एक आधार बन जाएगा। इस तरह हमारे जीवन में से बहुत सारे हमारे खुद के ऐसे आधार होते हैं कि जहाँ पर हमको विभाजित आसानी से किया जाता है, और ये आधार जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सही बात है कि हमें जो कमियां हैं वो सामाजिक विभिन्नता हमेशा नहीं बनती। सामाजिक विभिन्नता लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है जरूर, लेकिन यही विभिन्नता कई बार अलग अलग तरह के बीच पुल का काम भी करती है। जैसे कि सामाजिक विभिन्नताएं ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में लोग अलग भाषा बोलते हैं, और हम यहाँ उत्तर भारत में होंगे तो वो अलग भाषाएं बोलते हैं। तो मुश्किल हो सकती है, हम में विभिन्नताएं हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग एक दूसरे की चीजें सीखने की कोशिश करें तो ये विभिन्नताएं हम लोग में एक पुल का काम करेंगी, और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है। इसलिए तो बोलते हैं कि भारत में विभिन्नता में भी विभिन्नता है, यानी भारत में अनेकता में भी एकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग विभिन्न लोग होते हुए भी हम फिर भी एक समुदाय के रूप में घोषित किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि हम इंडियंस हैं। ठीक है। तो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानता का अनुभव करते हैं। उदाहरण पहले हमने दिया था कि कार्लोस स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, लेकिन नॉर्मन तो श्वेत थे, वो तो ऑस्ट्रेलियाई थे, लेकिन तीनों में क्या समानता थी कि वो लोग नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। कभी कभी हम अपने विचारों से भी हो जाते हैं, समझ रहे ना, कभी कभी हम अपने विचारों से भी हो जाते हैं, कि जैसे कि मैं ही हूँ। अब कभी कभी हम लोग क्वेश्चन आंसर, जैसे कि कोई टीचर जो क्लास में MCQ या बहुविकल्पी प्रश्न पूछती है, तो वो दो बच्चों खड़ा करके पूछती है कि इन्होंने जो आंसर दिया है कि आप उससे सहमत हैं या नहीं। अगर मैं उससे सहमत हूँ तो मैं उसी सिर्फ विचार से सहमत हूँ तो एक आधार हो जाएगा कि हम विचारों से हम लोग एक समान हैं, और अगर विचारों से सहमत नहीं हूँ तो वह भी नहीं होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति और उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी बात सही है कि एक धर्म के लोग भी अपने आप को कई जातियां या अलग अलग पंथ में बांट देते हैं। जैसे कि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई लोगों के दो समूह बट जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग धर्म के लोग अनुयायी होकर भी एक ही जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करते हैं। ये भी है कि कभी कभी हम एक होकर भी हम अलग हो जाते हैं, और कभी कभी हम अलग होकर भी एक हो जाते हैं। ये हमारा आधार होता है, ये हमारा विचार होता है कि हम कहाँ खुद को लोगों के साथ रखना चाहते हैं और कहाँ हम खुद को लोगों से अलग रखना चाहते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब और बेघर हैं और भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी यही कारण है कि दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ही एक चीज जानी थी, और हम लोग को पता था कि हमारा जो पहले समाज था वह 4 वर्णों में डिवाइड था, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज थी कि जब ये वर्ण बने थे तब इनका आधार केवल मात्र व्यवसाय ही था, कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं आप उससे जाने जाएंगे। आगे चलकर यही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई,
और जन्म पर आधारित होने से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली, जिससे यह प्रथा कुप्रथा बन गई। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जो जो शूद्र होते थे उनके साथ अन्याय होता था। हम लोग यही मानने लगे कि जो व्यक्ति गरीब है, दूसरों की सेवा कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, वो व्यक्ति शूद्र है। यानी हमने एक जाति को एक काम से इक्वल कर दिया और वो जन्म बना दिया कि अगर आपका इस समुदाय में जन्म होता है तो आपको यही करना पड़ेगा। तो ये चीज गलत है। तो कैसे इसी प्रकार से प्रथाएं ना कुप्रथाएं बन जाती हैं। तो बस यही है कि अगर आप लोगों में अंतर चल रहा है, अच्छी बात है। जैसे कि आप ही की क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ गरीब है, जिनके पास शायद वो लोग उस हिसाब से लंच भी नहीं लाते हो, तो अगर आप उनको इस आधार पर उनको हर वक्त जज करने लगेंगे कि नहीं ये व्यक्ति गरीब है, और आप उस पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को गरीब बोल रहे हैं कि अगर गरीब देखना है तो उसको देखो, अगर आप ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ विचार आ रहा है तो आप इस भेदभाव के करीब आ रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। वो व्यक्ति गरीब है लेकिन आप उसको गरीब बोल रहे हैं, आपने उसको क्लियरली नाम दे दिया। और जब यही विभाजन बड़े स्तर पर होता है तो यह सामाजिक विभाजन बनकर सामने आता है। ठीक ही ऐसा ही हमारे जब भारत देश आजाद हो रहा था तो यही हुआ। जो अंग्रेजों ने हमारे बीच में जो फूट डाली, हमने उस फूट को और बढ़ा दिया, और इसी का कारण है कि आज हमारे भारत के दो हिस्से हो गए हैं, एक पाकिस्तान एक भारत। अगर ये फूट नहीं डलती, अगर हम उस धार्मिक विभाजन को धार्मिक ही रहने देते, सामाजिक स्तर या राजनीतिक स्तर पर नहीं लाते, तो शायद आज हमारा हिंदुस्तान एक होता। लेकिन खैर ये तो इतिहास है, तो जो होना है वो तो हो ही गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे कि गरीब व्यक्ति, जैसे कि अब मैंने आपको बोला कि आपकी क्लास में कोई गरीब बच्चा है, ठीक है। अगर वही गरीब बच्चा कोई गंदा सा दिखने वाला ही गरीब बच्चा, कोई अच्छा सा दिखने वाला ही गरीब बच्चा है, तो हम गंदा और मतलब आप समझ रहे हैं कि गरीब को किसी अच्छे या गंदे बच्चे से नहीं जोड़ेंगे। हम यही कहेंगे कि हाँ विभिन्नताएं हैं, कि वही चीज हम उस बच्चे में देख रहे हैं जो क्लास का बहुत इंटेलिजेंट है, और वही चीज हम उस बच्चे में देख रहे हैं जो क्लास में स्टूपिड बच्चा है, यानी जो धीरे समझता है, जो कमजोर है। तो ऐसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम ये नहीं बोल सकते कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जितने अमीर बच्चे वो सारे इंटेलिजेंट है, जितने गरीब बच्चे वो सारे स्टूपिड है या कमजोर बच्चे। तो हम ऐसे विभाजन नहीं कर पाएंगे। और अगर यही विभिन्नताएं सब में शामिल हो जाती है तो विभाजन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। देखिए जैसे कि मैं और आप अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म से संबंधित है, तो हमारे भले ही मुद्दे अलग अलग हो, लेकिन अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं तो देश के मामले में हमारे सारे मुद्दे, सारे लक्ष्य एक होने चाहिए। हम लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश उन्नति करे, विकास करे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने आंतरिक लक्ष्यों को भी दरकिनार कर देंगे। यही एक सच्चा नागरिक होता है, और यही और इसी मुद्दे की एक देश के विकास के लिए जरूरत होती है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश है। उत्तरी आयरलैंड पता ही है आपको, नीदरलैंड तो हमारा यूरोप में, उत्तरी आयरलैंड भी पता है आपको। लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए। देखिए ये दोनों ही कंट्री हैं जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक में बटे हुए, ईसाई समूह है। ईसाई में भी दो संप्रदाय हैं, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धन के बीच गहरी समानता है। वहां कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय से उसके साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि कैथोलिक समुदाय गरीब है, लोग गरीब नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक समुदाय को गरीब बोला है, यहाँ पर उन्होंने एक समुदाय को गरीब बोला है, ठीक है। और लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता है, यानी हम कैथोलिक समुदाय से ही क्या सोच रहे हैं कि ये लोग गरीब है, इन्हीं के साथ भेदभाव होता है, यानी जो प्रोटेस्ट है उसके साथ शायद कुछ होता ही नहीं है, वो शायद अमीर है। तो यहाँ हमने एक गरीब शब्द, एक विशेषता को समुदाय के साथ जोड़ दिया। यहीं से सामाजिक विभिन्नता शुरू हो जाती है। और वहीं अगर हम देखें
तो नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसे मेल दिखाई नहीं देते। मतलब वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में ही अमीर और गरीब है। यहाँ अब आप यहाँ अंतर नहीं कर पाएंगे समुदाय में। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों में ही अमीर और गरीब की पूर्ति है। परिणाम यह है कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच हमेशा भारी मारकाट चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कैथोलिक समुदाय गरीब है, उसके साथ भेदभाव होता है, प्रोटेस्ट लोग करते हैं, इसलिए उनके बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते ही रहते हैं। परंतु नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो एक दूसरे में गुथी हुई है। तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक समूह में विद्यमान होती है, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम लिंग के आधार पर देखें, अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएं और वहां ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए कि सभी फीमेल से वो लेफ्ट साइड बैठेंगे और सभी मेल से वे राइट साइड बैठेंगे, तो ये एक विभाजन का स्तर है। हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि जो भी गेस्ट है जिनके नाम ए से आते हैं वो फ्रंट में बैठेंगे, जिनके नाम बी से आते हैं वह उनके बाद बैठेंगे। तो यह भी एक विभाजन है। यानी कि विभाजन के कई स्तर हो सकते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। परंतु भारत काफी बड़ा देश है और यहाँ पे कई अनेक समुदाय भी रहते हैं। हम देखते हैं कि बेल्जियम जो हमारे हरियाणा से भी छोटा था, उसमें भी समुदाय के आधार पर लोग बटे हुए थे। जर्मनी और स्वीडन भी मोटे तौर पर समरूप समाज में भी है और अधिकतर लोग नस्ल और संस्कृति के दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी जहां एक से लोग रहते हैं वहां पर लोग जो पहुंच रहे हैं विदेशों से, वहां भी बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए। यानी कि मोस्टली देशों में कैसी है, बहुसांस्कृतिक है। चलिए आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोग कंटिन्यू करेंगे तभी टॉपिक समझ में आएंगे। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। थैंक यू।